जय हिंद साथियों। आज हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है और किसी भी एग्ज़ाम में गहराई से भी यदि पूछा जाए तो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्योंकि ये संविधान की शुरुआत है और यदि आपने प्रस्तावनाओं को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका आगे का जो सफ़र है संविधान पढ़ने का वो भी बहुत आसान होगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या होती है वो आप जानिए। किसी भी बुक को खोलिए, किसी भी किताब को खोलिए, उसके आरंभ में उस पुस्तक का सारांश या यूं कहें कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसकी भावना हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक उस तरह से भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जब लिख करके तैयार हुआ तो उसकी भी जब प्रस्तावना लिखी गई तो उस प्रस्तावना में उस पूरे संविधान का जो मूल भाव है वो प्रस्तावना में रखा गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई हम नई शुरुआत करते हैं तो हम आदर्शों से भरे पूरे होते हैं और हम उस समय बहुत ही एक आदर्शात्मक चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं। सो वैसे ही हुआ कि हमारा देश 200 साल की गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ तो हम एक अपने नए भारत को किस तरह बनाना चाहते थे। हमारी जो मूल भावनाएं थीं उन भावनाओं को भर भर के प्रस्तावना में रखा गया कि हम किस तरीके का स्ट्रक्चर या भविष्य का भारत या हमारे सपनों का भारत हम किस तरह से देखना चाहते हैं और उन भावनाओं को हमने कहाँ रखा, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, तो प्रस्तावना में रखा। तो प्रस्तावना जो है ना क्या है, सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्देशिका। उद्देशिका आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपको वंदे मातरम गीत याद है, जनगणमन याद है, उसी तरह से जो है ना हमारी प्रस्तावना भी आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ ली जाती है। तो अपन शुरू करते हैं और इसको मैंने जिस तरह से लिखा है तो इसमें जो उद्देशिका के मूल तत्व हैं वो हमने उसको क्लासिफाइड करके लिखा है, तो आपको उनको भी साथ में समझना है। जैसे शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को, तो यहाँ पर हम भारत के लोग का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। अर्थात जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल, तो इसका मतलब है कि हम समस्त भारतवासी, हमारी पूरे देश की जनसंख्या मिलकर के ये काम कर रही है। तो स्रोत क्या है, भारत की जनता है। और फिर भारत का इसमें अगले स्टेप में स्वरूप बताया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए, तो ये भारत का स्वरूप है। इन शब्दों के अर्थ भी मैं बताऊंगा लेकिन बाद में। यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इस तरीके का हम भारत डिजाइन करना चाहते हैं, इस तरीके का हम संविधान बनाना चाहते हैं गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पर गणतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ दिए गए हैं। जनता से किए गए वादे हैं इसमें कि हम जनता को क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्या क्या देने वाले हैं। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो न्याय एक स्तंभ हुआ हमारे गणराज्य का, न्याय। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और 5 कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना। तो देखो इसको याद करना, देखो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, फिर विचार आएंगे तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, विश्वास है किस पे, धर्म पे, तो धर्म और विश्वास का कॉम्बिनेशन, और धर्म है तो फिर उपासना भी होगी। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये समानता की देने की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, एकता जो है ना ये तीसरा है, समानता जो है ना दूसरा है, न्याय जो है पहला है ना। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये बंधुता को चौथा पॉइंट दिया है बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए गणतंत्र के 4 प्रमुख जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वो है एक न्याय मतलब जस्टिस, एंड समानता मतलब इक्वलिटी, एकता मतलब यूनिटी, और ब्रदरहुड मतलब बंधुता। ये 4 पिलर हैं, न्याय, समता, एकता और बंधुता। ये काय के पिलर हैं? ये गणतंत्र के पिलर्स हैं हमारे। तो ये 4 पिलर की बात करिए। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर का महीना, इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। इसमें लेकिन एक बात याद रखना कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, लेकिन इसमें हमने विक्रम संवत लिया है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी है ना। तो 2006 विक्रम 57 साल आगे चलता है। तो आप देखना 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मार्पित करते हैं। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि अंगीकृत मतलब हम सर्वांग इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित मतलब इसको हम कानून के रूप में लागू करेंगे, और आत्मार्पित मतलब प्रत्येक भारतीय इसे अपने आत्मा में समर्पित करता है, आत्मार्पित करता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है जिसको आपको बाय हार्ट करना है, इसको याद करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और चीज़ें बताते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें 8 पॉइंट स्वीकार किए गए थे, इन्हीं के आधार पर संवैधानिक सलाहकार जिनका नाम था BN राव, इन्होंने प्रस्तावना के प्रारूप को तैयार किया था। तो ये जो प्रियम्बल इज द बेस, जो प्रियम्बल का जो बेस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही है। आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के विवाद हुआ क्योंकि प्रस्तावना संविधान में कहाँ अपना स्थान रखती है। संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, 1 से लेकर 22, 12 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ना तो ये किसी भाग में है, ना किसी आर्टिकल में है, ना किसी अनुसूची में है। ये संविधान के आरंभ में दी गई। तो सवाल उठाने वालों ने ये सवाल उठाया कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ फैसले दिए। तो वो फैसले आपसे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध फैसलों की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। जैसे संविधान जो प्रस्तावना इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का अंग नहीं है। ये 1962 में बेरूवाड़ी यूनियन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया 1960 के बेस में। इस बाद में पलटेगा कब? संविधान 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय एम हिदायतुल्ला थे। एम हिदायतुल्ला एकमात्र चीफ जस्टिस जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। एम हिदायतुल्ला, वही एम हिदायतुल्ला, इन्होंने क्या कहा कि ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्या बोला? संविधान निर्माताओं के मन की चाबी है। और साथ ही ये भी कहा कि संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? एम हिदायतुल्ला ने कहा। ठीक है। तो यहां पर मामला मतलब उलट गया है 1967 में। अब लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। आप जानते ही हैं कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, अर्थात इसमें सबसे अधिक जज ने बैठ करके ये फैसला दिया था। 13 जज बैठे थे। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये जो प्रस्तावना के संबंध में जो इन्होंने
बात कही, साथ ही एक नई अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में दी थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बुनियादी ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा पहली बार केशवानंद भारती वाले केस में दी गई थी। उसमें इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना इस संविधान का भाग है, मतलब प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो फिर सवाल उठा कि क्या आर्टिकल 368 अर्थात जिसमें संविधान संशोधन किया जाता है, तो क्या प्रस्तावना का भी संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो ब्लू का ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो संशोधन हुआ क्या? यस, एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बड़ा प्रसिद्ध संशोधन है, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए इस विशालकाय संशोधन में, ये इतना बड़ा संशोधन था कि इन्होंने संविधान के किसी पार्ट को मतलब झूठा ही करके छोड़ा, वो नहीं, अनटच्ड नहीं छोड़ा इनने, तो जबरदस्त तरीके पूरा उलट पलट के रख दिया था संविधान। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इन पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, उस समय इन्होंने 3 शब्द जोड़े थे, ये आपको नहीं भूलना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। एक ही बार संशोधन हुआ है। चलिए और अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में लोगों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप देखिए किसने क्या कहा। ये संविधान का परिचय पत्र, ये एक संविधानविद है N.K. पालकीवाला, उन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। दूसरा हम देखें, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल या कुंडली, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल या कुंडली, ये K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने ये बात कही। कुंडली, आप केवल कुंडली और मुंशी याद रखना कि मुंशी जी ने कुंडली कहा और पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। ठीक, दीर्घकालिक सपनों का विचार, लॉन्ग टर्म जो हमारे सपने हैं उनका विचार कहा कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको क्या कहा? दीर्घकालिक सपनों का विचार। पवित्र दस्तावेज, ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा? पवित्र दस्तावेज कहा। संविधान की आत्मा, जैसा मैंने आपको बताया कि M. हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, उसमें हिदायतुल्लाह ने इसको क्या कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है एंड द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी से अर्नेस्ट वॉकर ने कहा है। तो ये संविधान के संबंध में अलग अलग लोगों ने जो अपने अपने अलग अलग विचार दिए, इनको आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि जो संविधान जो प्रस्तावना में जो अलग अलग शब्द आए हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो मीनिंग्स में संक्षिप्त में मैं मीनिंग बताऊंगा आपको। शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि जनता ही स्रोत है, जनता ही प्रमुख है, जनता में ही सर्वोच्च शक्ति सन्निहित है, ये कहा गया है किसमें? हम भारत के लोग का ये अर्थ हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है प्रभुत्व, सोवर्जिनिटी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना किसी दबाव में अपने स्वतंत्र निर्णय लेंगे, स्वतंत्र नीतियां बनाएंगे, हम किसी के दबाव में आए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे। हम पर आरोप लगता है कि हमने संविधान कई स्रोतों से लिया है। दूसरा, हम पे आरोप लगता है भारत पर कि भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, तो हम उस दबाव में रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि हम स्वेच्छा से संगठनों के सदस्य हैं, खासतौर पर राष्ट्रमंडल के। हम जब चाहे तब अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो सोवर्जिनिटी है, मतलब संप्रभुता है, वो अक्षुण्ण बनी रहेगी। करेक्ट। तो संप्रभु, संपन्न का अर्थ होता है बिना किसी दबाव के फैसले लेना, संप्रभु कहलाता है। समाजवादी, समाजवादी ये शब्द 42वें संविधान शब्द के दौरान जोड़ा गया था। समाजवादी का अर्थ होता है उत्पादन। देखो, समाजवादी एक कॉन्सेप्ट है, रशियन रेवोल्यूशन 2017 समाजवादी क्रांति है। लेकिन देखो, साम्यवादी समाजवाद अलग होता है, प्योर समाजवाद। लेकिन हमारे यहाँ पर जो समाजवाद है
वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। एक नया कॉन्सेप्ट हमने दिया, डेमोक्रेसी भी है और समाजवाद भी है, राज्याश्रित समाजवाद भी बोला जाता है इसको। तो आप याद रखना, समाजवाद के जो मूल तत्व होते हैं वो ये होते हैं कि सब जितने भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, है ना, उत्पादन के, उन सब पर जनता का अधिकार रहे समान रूप से, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र में एक अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजी का संकेंद्रण ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग अमीर हो गए हैं बाकी सब लोग गरीब हैं। तो इसको हमें देखना होगा कि पूंजी का संकेत, इसलिए हमारे यहाँ जो टैक्स स्लैब्स हैं वो अलग अलग हैं। जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स देता है, जो कम कमाता है वो टैक्स ही नहीं देता है। तो ऐसा है। और गरीबों का कल्याण हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण हो, निराश्रितों को आश्रय मिले, ये सब जो है ना, असमानता किसी भी स्तर की उसे समाप्त किया जाए, ये समाजवादी भावना का अर्थ हुआ। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता। ये भी 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। पहले धर्मनिरपेक्ष था, बाद में पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। धर्म और पंथ में अंतर ये होता है कि एक धर्म के कई पंथ हो सकते हैं। जैसे बौद्ध एक धर्म है, लेकिन हीनयान, महायान, वज्रयान इसके पंथ हो गए। तो भारत न केवल धर्म बल्कि पंथों के प्रति भी तटस्थ रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, है ना। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ हुआ कि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का धर्म है ना, तो उनका इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई धर्म हमारा राजकीय धर्म नहीं है ना। तो एक, और दूसरा, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी शासन, इसका मतलब ये हुआ। तो धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का ये मतलब हुआ। लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी और वो ही जनता पर, जनता की इच्छा के अनुसार शासन करेगी। इसी को हम लोकतांत्रिक विचारधारा कहेंगे। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? गणराज्य का मतलब हुआ कि जनता मूल शक्ति का स्रोत होगा और इस राष्ट्र में जो हमारा अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा, वह वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा चुना जाएगा, है ना। अब लोकतांत्रिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, तो अपने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि गणराज्य का मतलब है जिस राष्ट्र प्रमुख चुना हुआ हो, वो आनुवंशिक ना हो। न्याय की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करिए, बड़े सरल हैं। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसको कहते हैं सामाजिक न्याय। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। दूसरा, आर्थिक न्याय की मतलब होगा अमीर हो या गरीब हो, दोनों को समान रूप से हम आगे बढ़ने का अवसर देंगे, है ना। हम उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे, हम फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध कराएंगे ताकि वो बढ़ें। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए लोन देती हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुद्रा योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही। ये सब किसका उदाहरण है? आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो राजनीति में समान रूप से भागीदारी कर सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, विभिन्न विचारधाराओं के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये राजनीतिक न्याय है ना। महिला हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जा सकते हैं। ये सामाजिक न्याय का मतलब हुआ। आगे बचे हुए शब्द, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रताएं जो हमें भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई हैं, और भी अन्य धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रता का मतलब वही है कि जहां पर अमीर या गरीब, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचे कि वह बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना विकास जहां पर कर सकता है, उसको हम स्वतंत्रता से मतलब निकालेंगे। और दूसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वह एक प्रतिष्ठित जिंदगी जी सके, अर्थात वह प्रतिष्ठा पूर्वक कोई भी कार्य कर सकता है, उसको समान रूप से अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा समानता आप जानते ही हैं कि समानता का मतलब आर्टिकल 15 में भी दिया गया है, 16 में भी दिया गया है। समता,
कानून के सामने सब समान होंगे। ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में सब में समानता की बात कही गई है। समानता का मतलब है व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेदभाव ना हो, कानून के सामने सब समान हो। इसके अलावा बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। तो इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द एकता और अखंडता, तो आप जानते ही हैं, एकता मतलब भारत विभाजित राज्यों का एक अविभाजित संघ है, मतलब राज्य टूट सकते हैं लेकिन भारत नहीं टूट सकता। ये क्या है? अखंडता है कि भारत में भाईचारा बढ़े और लोग यूनिटी में रहें, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे व्यक्ति और समाज और धर्म आदि के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव हो। तो एकता और अखंडता, बाकी आपको सारे शब्द इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना में जितनी भी बातें बताई गई हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आई होप इसमें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे पीएससी का हो, यूपीएससी का हो या वनडे एग्जाम का, जो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आगे आपको बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा अब शुरू हो चुकी है जो अब रुकेगी नहीं, और हम आगे इसके कंटिन्यूअस इसके वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।